हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने देखा था कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अराउंड मिलियंस में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी वन बाय वन स्टडी करना तो बहुत ही मुश्किल है ना। हमने देखा था कि अगर हम फॉरेस्ट में विजिट करेंगे तो क्या होगा, इतने सारे प्लांट्स होंगे, इतने सारे एनिमल्स होंगे, जिसमें एक एक करके इन सबका पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है ना। तो जिसमें हमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें बताया कि ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करने का तरीका क्या है, कि जो भी ऑर्गेनिजम्स एक से हैं उनको एक ग्रुप में डाल दो। तो दैट हमने एक ग्रुप की स्टडी करी, तो मतलब हमने पूरे एंटायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इनके ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे होंगे उन सब की स्टडी कर ली। ठीक है ना। तो इसी चैप्टर के आगे, लिविंग वर्ल्ड के आगे जो हमारी यूनिट है, आगे जो चैप्टर आ जाता है वो कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के मेथड्स पता लगेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन के मेथड्स है जिसके थ्रू हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या आ जाता है, एक बार और हम देख लेते हैं। पहले इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या एग्जैक्टली, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन के मेथड्स कौन कौन से, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन के बेस दिए, है ना। जिससे हम देखेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो किसने दिए, एरिस्टोटल ने। सबसे पहली अटेम्प्ट जो हुई है क्लासिफिकेशन की वो किसने करी है, एरिस्टोटल ने। उसके बाद फिर वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाएगा, देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, फिर देन हम इन एक एक क्लासिफिकेशन, एक एक ग्रुप की डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला ग्रुप जो आएगा आपका मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, और थोड़ा बहुत इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे सिर्फ किंगडम ऑफ प्लांटे और किंगडम ऑफ एनिमेलिया का। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा क्या है, वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। ठीक है, तो ये सब चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन के मेथड है। बेस को देखने से पहले एक बार और डिस्कस कर लेते हैं वो क्लासिफिकेशन क्या होता है ना। क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना, उनकी ग्रुपिंग करने क्या होता है, क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या वो सारे पिंक कलर के फ्लावर है, सारे के सारे क्या है, पिंक कलर के फ्लावर है। ठीक है, पिंक कलर के फ्लावर को हमने क्या करा, एक ग्रुप में डाल दिया। मान ली मैंने इस ग्रुप को ए बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे कौन से ग्रुप, कौन से कलर के फ्लावर है, ब्लू कलर के फ्लावर है, उनको कौन से ग्रुप में डाल दिया, बी ग्रुप में डाल दिया। यहाँ पर लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए, उनको ग्रुप सी में डाल दिया। ठीक है, तो सिमिलर कलर के बेसिस पे हमने क्या करा है, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना, उनके ग्रुप्स बनाने क्या होता है, क्लासिफिकेशन, है ना। और ग्रुपिंग करने के वजह से, क्लासिफिकेशन करने के वजह से होगा क्या, अगर हमने ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के क्या करे, ग्रुप्स बनाए, तो ग्रुप्स बनाने से क्या होगा, हमें ऑर्गेनिजम्स की वन बाय वन स्टडी नहीं करनी होगी, कि मैंने एक पिंक कलर का फ्लावर लिया, फिर दूसरा पिंक कलर का फ्लावर लिया, और तो हमें एक एक करके स्टडी नहीं करनी है। तो हमने एक पिंक कलर के फ्लावर की स्टडी करी, तो इट मीन हमने पूरे एंटायर ग्रुप एक की स्टडी कर ली, है ना। तो ग्रुपिंग करने की वजह से, क्लासिफिकेशन करने की वजह से क्या होता है, वन बाय वन स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। अब हम फिर एंटायर किसकी स्टडी करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी, जिससे क्या हुआ, पूरे एंटायर ग्रुप की स्टडी हो गई, है ना। जिससे चीजें क्या हो रही हो, आसान भी हो रही है और हमें लर्न करना भी आसान हो रहा है। ठीक है ना। तो चैप्टर वन के अंदर हमने क्या देखा था, ये क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। और क्लासिफिकेशन हमें क्या समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करने क्या था, दैट वाज द क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिससे क्या बन रहे थे, डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे थे, डिफरेंट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे थे, और हमें पता है ये जो फिर अलग अलग ग्रुप्स बन रहे थे, तो जो भी 100 ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया था, है ना। और हम ये स्कूल में भी ये चीज देखते हैं, जो भी और जो भी स्टूडेंट्स एक ही क्लास के होते हैं, एक ही एज के होते हैं, उनको एक ही क्लास में डाल दिया, सपोज क्लास 9th में डाल दिया। ठीक है, जिन भी बच्चों की एज क्या है, 17 एज है, उनको सबको 11th क्लास में डाल दिया, है ना। तो एज के अकॉर्डिंग एक एक क्लास में हमने ऑर्गेन स्टूडेंट्स को रख दिया। ऐसे यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म सिमिलर करेक्टर्स को रखते हैं, सिमिलर करेक्टर्स को पोजेस करते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है ना। और इन्हीं ग्रुप का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इन्हीं ग्रुप का वो साइंटिफिक नेम क्या होता है,
साइंटिफिक नेम हम इसको क्या बोल रहे थे ग्रुप को? टेक्सोन। साइंटिफिक नेम क्या था? टेक्सोन। ठीक है, ये हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। और टेक्सोन का ही प्लूरल वर्ड क्या है? टेक्सोन का ही प्लूरल वर्ड क्या होता है? टेक्सा। क्या होता है? टेक्सा। ठीक है ना? फिर इसके बाद हमने वो टेक्सोनोमिक हायरार्की भी देखी थी, जिसके अंदर क्या था, हमने अलग अलग टेक्सोन को डिफरेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करा था, है ना? जिसमें हमने टेक्सा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करा था, दैट वाज द टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, तो एक बार और उसको देख लेते हैं, वरना हम ये सब चैप्टर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टेक्सोन जो था, ठीक है, तो सबसे पहला टेक्सा कौन सा था? हमारा किंगडम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन आ गया था? किंगडम के अंदर कौन आ गई थी हमारी? सबसे पहला तो कौन है वो? किंगडम। किंगडम के अंदर क्या आ गया था? फाइलम फॉर द एनिमल और डिवीजन फॉर द प्लांट। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गई थी? क्लास आ गई थी, है ना? फिर क्लास के बाद कौन आ गया था हमारा? ऑर्डर। क्लास के बाद कौन आ गया था? ऑर्डर। फिर ऑर्डर के बाद हमारा कौन आ गया था? फैमिली। हर एक ऑर्डर में क्या होती है? फैमिली होती है। ठीक है, फिर फैमिली के अंदर कौन आ गया था हमारा? दैट वाज द जीनस। ठीक है, और जीनस के बाद हमारा कौन आ गया था? स्पीशीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन है? दीज ऑल आर द, ये सारे के सारे हमारे टैग्सा हैं। ये हमारे सारे के सारे ग्रुप हैं, जिनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट है हमारा, जो हमारा फर्स्ट टेक्सोन है, वो हमारा कौन है? किंगडम है। सबसे फर्स्ट टेक्सोन हमारा कौन है? किंगडम है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर है? हमारे किंगडम ग्रुप के अंदर ये। ठीक है, इट पोजेस द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट पोजेस द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हमारे किसके अंदर है? किंगडम के अंदर ही है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की शुरुआत हमने किससे करी थी? स्पीशीज से करी थी। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? स्पीशीज है। और सबसे ज्यादा स्पीशीज किसके अंदर आती है? सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं? किंगडम के अंदर आते हैं, है ना? तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा किंगडम है, ये जो सबसे पहला वाला टेक्सोन है, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, और क्लासिफिकेशन का एक ही मोड है, क्या? बेस्ड ऑन द सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किंगडम टेक्सोन को, जो सबसे पहला टेक्सोन है, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली जो हमारी अटेम्प्ट है, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है, वो किसने करी है? जो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन थी, जो एरिस्टोटल ने करी है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना शुरू करा, जो भी ऑर्गेनिजम्स एक से उनको एक ग्रुप में डालना जो शुरू करा है, वो सबसे पहले किसने करा है? एरिस्टोटल ने करा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय द एरिस्टोटल फॉर द क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या करा था? जो भी सारे एनिमल्स हैं, जो भी सारे एनिमल्स है, उन एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेस पे, उनकी यानी कि उनके रहने की जगह के अकॉर्डिंग, है ना? हैबिटेट क्या होता है? जहां वो रहते हैं, है ना? तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स लैंड पे रहते थे, उनको क्या बोल दिया? टेरेस्ट्रियल, है ना? जैसे कि इसमें एग्जांपल में कौन आ जाएगा? हमारा लायन, टाइगर, ये सब लैंड पे रहते हैं। लायन, टाइगर, गोट, डियर, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते थे, उनको क्या बोल दिया? ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गए? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में रह रहे थे। ये दिख रहा है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। उन्होंने सिर्फ हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो जो जमीन पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल है। जो पानी में रहते हैं, वो कौन है? एक्वेटिक। जैसे कि हमारी कौन आ गई? सारी की सारी जो भी फिशेज है, जो भी सारी मछलियां हैं, वो किसके अंदर आएगी? एक्वेटिक के अंदर। और कौन आ गए हमारे? जैसे कि टर्टल आ गया। ठीक है, टर्टल भी पानी में होता है। वेल्स आ गई। ठीक है, तो जो भी एनिमल्स पानी में थे, उनको क्या नाम दे दिया? एक्वेटिक। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गए? वो जो एयर में रहते हैं, एरियल, उनको बोला। ठीक है, और हवा में रहने वाले मेनली हमारे कौन है? बर्ड्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन उन्होंने करी एनिमल्स की, बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, उनके रहने की जगह के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल। ऐसे ही उन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई कर दिया, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो प्लांट्स को उनके हाइट के अकॉर्डिंग, और वो भी
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, है ना। हाइट मतलब क्या होता है इनका, एक तरीके का ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन सा होता है? जो आउटर विजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, जो बाहर से कैरेक्टर्स नजर आ रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स, जो भी फीचर्स ऑर्गेनिज्म के बाहर से नजर आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। ये सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा आ गया? हाइट। हाइट हमें बाहर से दिख रही है प्लांट की। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग प्लांट को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला कौन सा आ गया? वो ट्रीज, जो सबसे लंबे हैं। ठीक है, सबसे लंबे प्लांट हमारे कौन से आ गए? ट्रीज। फिर मीडियम साइज के कौन आ गए? श्रब्स आ गए। फिर कौन आ गई? श्रब्स। और फिर सबसे छोटे कौन आ गए? हर्ब्स। ठीक है, तो हाइट के अकॉर्डिंग, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा? प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, है ना। और साथ में इनकी हाइट सबसे लॉन्ग तो है ही है। और इनका स्टेम क्या होता है? वुडी स्टेम होता है, और काफी थिक स्टेम होता है, काफी थिक होता है ये। ठीक है, तो जिन भी प्लांट में उन्होंने क्या देखा, जिनका स्टेम बहुत बड़ा है, काफी लॉन्ग है, थिक है, वुडी है, उन सबको क्या बोल दिया? ये सारे ट्रीज है, ये सारे ट्रीज है। ठीक है, फिर उसके बाद जो श्रब है वो क्या है? वो शॉर्ट है, थोड़े छोटे हैं हाइट में। ठीक है, पर वुडी है, शॉर्ट है, वुडी है। और उनका जो स्टेम है वो थिन है, मोटा नहीं है, कम एज अ ट्री। ठीक है, और साथ में क्या है? ब्रांच्ड है। साथ में क्या है? ब्रांच प्रेजेंट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। बेस से ब्रांच निकल रही होती है ना। जैसे इसके अंदर, इसमें सारी की सारी वो ब्रांचेस जो है वो रैप हो रखी है। बट श्रब्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? पतली पतली सी क्या होती है? स्टेम होती है, बहुत ही थिन स्टेम होती है। थिन स्टेम होगी। ठीक है, थिन स्टेम होगी, और साथ में वो क्या होगी? वुडी होगी। ठीक है, यानी कि ब्राउन कलर की होगी। और बेस से उसमें क्या होगी? ब्रांच होगी। बेस से हमें दिख रहा है ब्रांचेस है, बेस से वो क्या है? डिवाइड है। ठीक है, तो उनको क्या बोला गया? श्रब्स। जिसमें हमारा कौन आ जाता है? रोज प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ द श्रब। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आ गए? वो हर्ब्स आ गई। ठीक है, और हर्ब्स में क्या होता है? इनका तो स्टेम क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट, और ग्रीन कलर का होता है, थिन होता है। ठीक है, तो जिनका भी स्टेम ग्रीन कलर का है, बहुत ही पतला सा है, और हाइट भी छोटी है, तो वो कौन है? हमारा हर्ब्स है। ठीक है, जिनका स्टेम कैसा है? पतला है, वुडी है, और ब्रांच्ड है फ्रॉम द बेस, वो श्रब्स है। मीडियम साइज के होते हैं ये, काफी लॉन्ग है, वुडी है, थिक स्टेम है, वुडी स्टेम है, वो कौन है? हमारी ट्रीज। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दी हमें प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। पर आगे जाके हमें क्या दिख रहा है? कि सभी ट्रीज को उन्होंने सभी लंबे प्लांट्स को उन्होंने किस में रख दिया? ट्रीज में रख दिया। सभी मीडियम साइज के प्लांट्स को उन्होंने श्रब्स में रख दिया, जो बहुत ही छोटे थे उनको हर्ब्स में रख दिया। तो क्या सारे के सारे जो लंबे प्लांट है, क्या वो एक से? ऑल द लॉन्ग ट्रीज आर द सिमिलर टू ईच अदर, है ना। जैसे सबसे लॉन्ग कौन आ गया? हमारे मैंगो आ गया, एप्पल आ गए, सारे लंबे लंबे हैं ये पेड़। ठीक है, पाइनस आ गया, साइकस आ गया, क्या ये सारे के सारे एक से हैं? हमें क्या देखने को मिलता है? कि जो लॉन्ग ट्रीज है उनके पास, किसी के पास फ्रूट्स है, किसी के पास फ्रूट्स नहीं है, है ना। तो यानी कि ट्रीज में भी काफी ज्यादा क्या है? डिसिमिलैरिटीज है, सारे के सारे ट्रीज एक से नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन थी वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रही, है ना। तो उसके बाद फिर नई क्लासिफिकेशन भी आई, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को और फर्दर क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक ग्रुप के अंदर सारे उन ऑर्गेनिजम्स को रखना चाहिए जिनके कैरेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर हो, कोई भी डिफरेंस ना हो, है ना? तो उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन आया है वो किसने दिया है? लिनेयस ने दिया है, जिसका नाम क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लिनेयस ने क्या करा? किंगडम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, किंगडम को 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिस किंगडम का, पहले किंगडम को क्या बोलते हैं? प्लांटे किंगडम। और सेकंड किंगडम को क्या बोलते हैं? एनिमेलिया किंगडम, है ना। तो लिनेयस ने क्या करा? किंगडम जो हमारा सबसे पहला टेक्सॉन था उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा? प्लांटे किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, प्लांटे किंगडम के अंदर किसको रखा गया? सभी प्लांट्स को रखा गया। और एनिमलिया किंगडम के अंदर किसको रखा गया? सभी एनिमल्स को रखा गया। सभी एनिमल्स को किस में रख दिया उन्होंने? एनिमलिया किंगडम के अंदर। सभी प्लांट्स को किस में रख दिया? प्लांटे किंगडम के अंदर। क्या आपको लगता है कि ये क्लासिफिकेशन अच्छा है? कि सभी प्लांट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, सारे छोटे बड़े सभी पौधे किस में आ गए? प्लांटे किंगडम के अंदर। सभी एनिमल, चाहे वो लैंड पे रहते हैं चाहे वो वाटर में रहते हैं, सभी एनिमल्स को कहाँ रख दिया? एनिमलिया किंगडम के अंदर, है ना। तो उस समय क्या दिख रहा है? कि ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये भी इतना अच्छा क्लासिफिकेशन वे नहीं है, है ना। क्योंकि इससे भी क्या है? बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
ठीक है, तो हम इस ग्रुप के थ्रू क्या नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हम फर्क नहीं कर पा रहे कि कौन यूकैरियोटिक है कौन प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि सभी को किसमें रख दिया गया, एक ही ग्रुप में रख दिया है ना। हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर, सभी को किसमें रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया है ना। और साथ में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में जैसे हमारा कौन आ गए, ग्रीन एल्गी और फंगस आ गए, एल्गी को और फंगस को इन सबको भी इसी ग्रुप में रख दिया गया है ना। तो यानी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें किंगडम को प्लांटे और एनिमलिया किंगडम में डिवाइड किया गया है, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ज्यादा इससे हमें क्या हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। इससे भी हमें क्या दिख रहा है कि चीजें जो है ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स को जो प्लांट के अंदर रखा गया है वो सभी प्लांट्स जो है वो एक से नहीं है। ठीक है, वो क्या हुआ फिर, है ना, तो सभी प्लांट्स को एक ग्रुप में रख दिया गया और सभी एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया गया, जिससे हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पा रहे, वी कांट डिस्टिंग्विश between whether it is prokaryotic, whether it is prokaryotic और यूकैरियोटिक। हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, और हम ये एक छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, अगर एक बार और हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, मेनली ये सेल की कैटेगरी है ना। तो इन दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के वजह से वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि इनकी सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ब्रोकन होता है, याद आ रहा होगा हमें, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रोकन होता है। और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट सर्कल होता है ना। और इनके पास क्या होता है, वो सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, इनके पास सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस के आसपास के जाल को क्या बोलते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर कप शेप स्ट्रक्चर्स जो आ जाते हैं उनको क्या बोला जा रहा था, गोल्जी बॉडीज। कैप्सूल की तरह जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इन ऑर्गेनिजम्स की सेल क्या है, यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और किस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं हम, कि वेदर दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, कि ये यूनिसेलुलर है या फिर ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या फिर ये मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो मैनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और लास्ट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखे गए, तो बहुत से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो क्या है, ना तो दे doesn't belongs to the plantae kingdom और doesn't belongs to the animalia kingdom। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखे गए जो दोनों में से किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करते, है ना। तो many organisms do not belong to either of two kingdom। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो दोनों में से किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करते, ना वो एनिमेलियस से बिलोंग करते हैं ना वो प्लांटे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या दिख रहा है कि जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इस समय क्या दिख रहा है कि जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो ज्यादा बेनिफिटेड नहीं है, क्योंकि इसमें सभी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस्ड नहीं किया गया है। ठीक है, बट अटेम्प्ट ये स्टार्टिंग की है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी जानना जो हमें किसने दी है, लिनेयस ने दी है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, हमारा जो किंगडम ग्रुप है उसको फर्दर 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।